कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के रूप में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ। और आज अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में। देखिए कि राष्ट्रपति किन किन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास में ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जिन्हें वह मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति, आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी उसे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, समाज सेवा के क्षेत्र में, या मान लो कोई विशेष ज्ञान रखने वाला हो, है ना, कोई विशेष ज्ञान रखना वाला हो, किसी भी क्षेत्र में अनुभव रखने वाला हो, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और देखिए इसके बाद में क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को, है ना। तो आंग्ल भारतीय जो समुदाय है, आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर सकता है। और आंग्ल भारतीय सदस्य के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं अपन कि विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। अब विधेयक आपको पता है कि एक तो धन विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है ना, एक गैर वित्तीय विधेयक होता है। तो अब यहाँ अपन देखो पढ़ते हैं इसके अंदर कि संसद के द्वारा स्वीकृत, यानी संसद आपको पता है कि जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी भी विधेयक की स्वीकृति मिलने के पश्चात, यानी लोकसभा और राज्यसभा में संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के माध्यम से अगर मान लो कोई विधेयक स्वीकृत हो चुका है ना, तो प्रत्येक विधेयक आपको पता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, यानी राष्ट्रपति जो होता है उसकी स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी कोई भी विधेयक आपको पता है तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता जब तक आपको पता है कि उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो, या राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो, या उसका अनुमोदन ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक है, अन्यथा वो कानून का रूप नहीं ग्रहण करेगा, उसको कानून के रूप में नहीं बनाया जा सकता। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ कि जिसे आपको पता है कि वह साधारण विधेयक को, यानी आपको पता है जो साधारण विधेयक होते हैं ना, जैसे एक तो धन विधेयक होता है ना। धन विधेयक आपको पता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत आपको पता है धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है या प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं होता है। और जबकि जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। उसके बाद में देखो कि अगर अपन देखें तो देखो यह साधारण विधेयक को कुछ सुझाव के साथ, यानी राष्ट्रपति चाहे तो जो साधारण विधेयक होता है उसमें कुछ सुझाव के लिए कह सकता है। यह सुझाव के साथ आपको पता है कि संसद को वो पुनः ना विचार के लिए लौटा सकता है। यानी जो साधारण विधेयक पारित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसको क्या कर सकता है, उस साधारण विधेयक में सुझाव के लिए कह सकता है या उसमें संशोधन के लिए कह सकता है, और वापस वो संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए आपको समझाने के लिए, जैसे अभी यहाँ बात आई है ना साधारण विधेयक की, तो देखो साधारण विधेयक, और शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि साधारण विधेयक और ना धन विधेयक में क्या अंतर है ना। तो इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। मैं देखो आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ। जैसे जो साधारण जो विधेयक होता है ना, वो आपको पता है कि लोकसभा या राज्यसभा में वो कहीं पे भी प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के, आपको पता है कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, है ना, तो वो कहीं पे भी प्रस्तावित किया जा सकता है। जबकि जो धन विधेयक होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो साधारण विधेयक जो होता है ना, उस साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आपको पता है जो धन विधेयक होता है ना, उसमें आपको पता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। और वैसे आपको पता है, और मैं आपको बताता हूँ साधारण विधेयक में कि जो साधारण विधेयक होता है ना, उसको राज्यसभा आपको पता है अस्वीकृत कर सकती है। यानी राज्यसभा चाहे तो साधारण विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो साधारण विधेयक होता है उसे राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास में रख सकती है। ये अपने पिछले 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि जो साधारण विधेयक होता है उसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। और जबकि जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम आपको पता है 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। उसके बाद में आपको पता है कि वो वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है। और दूसरा भी मैंने आपको बताया कि साधारण विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है ना। जबकि जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक को आपको पता है राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में, कि जो साधारण विधेयक होता है ना, उसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति या स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो वो साधारण विधेयक को स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है ना। या आपको पता है कि पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकता है। और दो धन विधेयक है ना, धन विधेयक का भी मैं आपको बता देता हूँ कि धन विधेयक में क्या होता है कि इसे है ना राष्ट्रपति चाहे ना तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, और स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। परंतु आपको पता है कि पुनर्विचार के लिए आपको पता है नहीं लौटा सकता, यानी राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ बात क्या आ रही है कि संसद द्वारा इसे पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर देना दिया जाता है तो राष्ट्रपति की दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। यानी अगर मान लो संसद के द्वारा इसे पुनः संशोधन के साथ, संसद चाहे तो इसे संशोधन के साथ या मान लो बिना संशोधन के ही अगर मान लो उसको पारित कर दे, है ना, तो आपको पता है कि पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उस विधेयक को स्वीकृति देनी होगी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ बात आ रही है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसकी शक्ति? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या होता है ना, किसे कहते हैं, यानी अध्यादेश में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भी है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। तो ये अध्यादेश किस तरह से जारी किया जाता है ना। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति में आगे बढ़ते हैं अपन, कि जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, यानी आपको पता है कि अधिवेशन का मतलब क्या होता है, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक या सम्मेलन। जब संसद का कोई अधिवेशन न चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है ना। और ये अध्यादेश आपको पता है कि जो संसद का अधिवेशन होता है उसके प्रारंभ होने के, यानी संसद का जो अधिवेशन शुरू होता है ना, उसके प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा, है ना। ये अधिवेशन जो बैठक होती है ना, तो अध्यादेश जो है वो 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। लेकिन संसद अगर चाहे तो इस अध्यादेश को क्या कर सकती है, संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पहले भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। यानी संसद चाहे तो समय से पूर्व अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अध्यादेश जो है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ अध्यादेश के बारे में ही, कि जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश मतलब कि किस किस परिस्थिति में जारी किया जाता है, यानी राष्ट्रपति ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब ये अध्यादेश जारी करता है ना। जब आपको पता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब संसद के दोनों सदन में अधिवेशन नहीं चल रहा हो, है ना, या कोई बैठक न चल रही हो, तो राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अपने को बिना किसी विलम्ब के या है ना अविलंब के कार्रवाई आवश्यक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। और यहाँ आपको पता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो विवेकाधीन होती है ना, विवेकाधीन नहीं है ना, ये ध्यान रखना आप। सॉरी, तो मेरे कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो विवेकाधीन नहीं है,
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति व प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा निर्मित अधिनियम का होता है। यानी संसद कोई अधिनियम बनाती है, उसी तरह इसका प्रभाव होता है किसका, अध्यादेश का, क्योंकि अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें मैं आपको आगे बता रहा हूँ अध्यादेश के बाद में वित्तीय शक्तियों में। देखिए आप कि वित्तीय शक्तियों में किसका क्या उल्लेख किया गया है। तो ये देखो इसमें आगे अपन पढ़ते हैं। देखो अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अध्यादेश सर ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर मतलब कि प्रख्यात किया जा सकता है जिन विषयों पर आपको पता है संसद कानून बना सकती है। यानी कुछ ऐसे विषय जिनके ऊपर संसद कानून बना सकती है ना, कुछ ऐसे विषय जिस पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, उन्हीं विषयों पर आपको पता है राष्ट्रपति क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अब देखो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यानी राष्ट्रपति हर साल आपको पता है कि एक वित्त वर्ष होता है ना, एक वित्त वर्ष में, तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी एक वित्त वर्ष में जितना भी आय व्यय का खर्चा होता है, कुल कितना है ना लाभ हुआ, हानि हुई है ना, उसका जितना भी ब्यौरा है आय व्यय का, उसका विवरण रखवाएगा उसकी आज्ञा के बिना, यानी संसद की आज्ञा के बिना। यह आपको पता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या नहीं हो सकता, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आपको पता है कि जो धन विधेयक है, अनुदान है ना, वो मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। यानी आपको पता है कि धन विधेयक के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक होती है ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके बिना धन विधेयक आपको पता है पारित नहीं हो सकता है। अगर अपन बात करें कि राष्ट्रपति जो होता है उसको केंद्र और राज्य के विधेयक के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ना, अस्वीकार कर सकता है ना, और वापस नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब एक समझाने का है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है और उसके बिना धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। और अपन ने पढ़ा भी था कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित या प्रस्तावित किया जाता है। अगर आपको लगता है कि वित्तीय शक्ति के बारे में आपको नहीं आ रहा है, तो वापस एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे हर साल आपको पता है कि वित्त मंत्री जो होता है ना, यानी हर प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष में आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो समय होता है, तो हर वित्तीय वर्ष में आपको पता है जो वित्त मंत्री होता है ना, उसके द्वारा संसद के दोनों सदनों के सामने, जो लोकसभा राज्यसभा ना, उसके सामने वार्षिक जितना भी जो आय व्यय का विवरण है ना, वो रखा जाता है ना, तो वो राष्ट्रपति के नाम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी है ना धन विधेयक, वित्त विधेयक आपको पता है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भारत की जो आकस्मिक निधि है ना, या जो भी उसका जो पूर्ण नियंत्रण होता है ना, वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकती है। यानी मेरे कहने का है कि भारत की जो संचित निधि कोष है ना, उसमें से जो भी पैसा खर्च किया जाता है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये आप अवश्य ध्यान रखें। अब देखो मैं आपको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, देखो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी प्रेशर में, दबाव में आकर के वो दोषी को आपको पता है कि निर्दोष और निर्दोष को दोषी बनाया जा सकता है, इसलिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि वह उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है द्वारा जो निर्मित न्यायालय है कि कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में, यानी कार्य व्यवस्था से संबंधित जो भी नियम बनाए गए उनके संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक या कानून पारित नहीं किया जा सकता, न बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति के पास में एक बहुत ही बड़ी शक्ति है
जो कि भारत में किसी के पास में नहीं है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति चाहे तो अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है तो राष्ट्रपति इसे माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो जो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है या कोई भी दंड दिया गया है तो उसकी दंड को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो ये सारा अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। अब देखो किस तरह से कर सकता है वो देखिए आप। जैसे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है ना, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है तो उसको मतलब कि क्षमा किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए, मान लो किसी व्यक्ति को कोई अपराध के लिए दोषी बना दिया है ना, तो दोषी ठहराए गए जो व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को आपको पता है कि जो दंड दिया गया है, मान लो मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है तो उसको क्षमा कर सकता है ना, या मान लो उसको उसको वो रोक सकता है या उसके मृत्युदंड को के सज़ा से उसको मुक्त कर सकता है। तो ये अपने को पता है। अब देखो राष्ट्रपति द्वारा समाधान की जो प्रक्रिया वो किस तरह से अपनाई जाती है। अगर मान लो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, यानी जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है उसको किस तरह से क्षमा दान प्रदान कर सकता है। अगर मान लो अगर कोई जो दंड है, जब दंड आपको पता है कि सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यानी जब कोई भी जो दंड है वो सेना के न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, या मान लो जब व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो, है ना, या आपको पता है कि जब दंड आपको पता है संघीय विषय से संबंधित हो, यानी संघ यानी केंद्रीय, है ना, केंद्र सरकार संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो, है ना, यानी कानून जिसमें संविधान के नियमों का उल्लंघन हुआ हो, है ना, अवैध तरीके से, है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि अपराध के लिए या किसी भी तरह से, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस अभियुक्त को क्षमा प्रदान कर सकता है। दोषी को आपको पता है कि जो दिया गया दंड होता है ना वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति को ना जो समाधान जो प्रदान किया जाता है ना, तो उसके बाद आपको पता है कि दोषी को जो भी अगर मान लो दंड दिया जा रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और जैसे मृत्युदंड अगर किसी को दिया जा रहा है तो मृत्युदंड को आपको पता है कि अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। और दूसरा आपको पता है कि राष्ट्रपति चाहे तो दंड की जो मात्रा उसको कम कर सकता है ना, और दंड जो है उसकी कठोरता को कम कर सकता है। किसी विशेष कारण से आपको पता है कि दंड की मात्रा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है। तो ये सब पावर आपको पता है राष्ट्रपति के पास है। पर मृत्युदंड है ना, मृत्युदंड से भी राष्ट्रपति आपको पता है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो मेरे एक समझाने का मतलब जो प्रयास है अभी यूट्यूब पर और ऑनलाइन क्लास में, मेरा ये पहला ही प्रयास है, तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं अभी आपको ऑनलाइन फेस टू फेस पढ़ा ही रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।